नमस्कार। आज हम राजनय में राजनय में हम एक सफल राजनय के गुण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे जो विश्व के विभिन्न देशों के साथ संधि समझौता या अन्य देशों के साथ जो संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। एक कलाकार की भांति एक जो राजनयिक है वो काम करता है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में पारंगत होते हैं। जैसे कि हम सर्कस में देखते हैं कि एक छोटे छोटे बच्चे पतले पतले तारों में क्या करते थे, चल जाते हैं या करतब दिखा जाते हैं। तो ये आश्चर्य, हमें आश्चर्य होता है, परंतु यह बात उन बच्चों से के लिए आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वे उस कार्य में क्या होते हैं, प्रारंगत होते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक पेशे में अपने स्वयं का एक गुण होता है। जिस तरीके से एक शिक्षक कभी भी व्यापारी नहीं हो सकता, उसी प्रकार से एक व्यापारी कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह शिक्षक के समान पढ़ा नहीं सकता है। इसी प्रकार से प्रत्येक पेशे के लिए कुछ विशेष आधारभूत गुणों की आवश्यकता पड़ती है। यही संकल्पना राजनय में भी मान्य होती है। प्रत्येक देश के राजनय सफलतापूर्वक संचालित होने के लिए कुछ विशेष सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होती है। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह राजनयिक कार्यों में संपन्न करने वाला व्यक्ति अर्थात राजनयिक, क्योंकि इस व्यक्ति की कार्य प्रणाली एवं व्यक्तित्व भी वह आवश्यक तत्व है जो संबंध स्थापन में सहायक होता है। इस व्यक्ति पर विदेश विभाग का बहुत सारा उत्तरदायित्व होने के साथ साथ क्या करते हैं, उसके देश की जो भार है भी उसके सर पर होता है। अतः यह जानना अति आवश्यक है कि एक आदर्श राजनयिक में कौन कौन से गुण होने चाहिए और किस तरीके से राज्य की व्यवस्था को संचालित करने का कार्य होना चाहिए। तो इसके संबंध में जो भारतीय लेखक है के एम पडिक्कर ने अपनी पुस्तक कूटनीति के सिद्धांत एवं बहार में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सफल राजनयिक के गुण कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए एक राजनयिक में, उसके संबंध में बताने की कोशिश की है। जिसमें यह बताते हैं कि यह बात तो आमतौर पर सभी मानते हैं कि एक राजनयिक में बुद्धि राजनयिक का पहला गुण होता है। प्रखर बुद्धि जो होता है कि एक सामने वाला व्यक्ति को अपने अपनी बुद्धि के आधार पर आकर्षित करना क्या होता है, एक सफल राजनयिक के एक सामान्य से क्या होती है, एक गुण होती हैं। उसके साथ साथ कूटनीतिज्ञों में सबसे अधिक दोष चातुर्य की कमी को लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि उसमें चतुरतापन कम होते हैं। मगर प्रखर बुद्धि के महत्व को पर तो किसी को संदेह नहीं, परंतु इसके कारण हमें अन्य गुणों जैसे धैर्य, मर्यादा, विवेक, गंभीरता आदि को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रखर बुद्धि होने से कोई भी राजनयिक अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके साथ साथ क्या होना जरूरी है, उसमें बेहतर बेहतर व्यवस्था, चातुर्य, चरित्रवान, ईमानदार, या सभी गुणों का होना अनिवार्य है। जब तक ये गुण नहीं होंगे तब तक कोई भी व्यक्ति एक बेहतर क्या नहीं हो सकता, राजनयिक नहीं होता। इसी प्रकार से एक सफल राजनयिक के गुण के समय समय पर उसके जो बदलते रहते हैं। एक कुलीन घराने का व्यक्ति 18वीं और 19वीं शताब्दी में बड़ी सरलता से एक कुशल राजनयिक सिद्ध हो जाता था, परंतु 20वीं शताब्दी में प्रगतिशील और व्यापक विचार वाला मनुष्य ही इस पद के लिए योग्य समझा जाता है। पुराने समय में राजदूत की नियुक्ति सम्राटों के मन की भावना के आधार पर किया जाता था। एक समय पर रूस की राजधानी कैथरीन की माता जरबर्स्ट की राजकुमारी ने प्रसा के फ्रेडरिक महान को यह सलाह दी थी कि रूस के दरबार में ऐसे जर्मन राजदूत को नियुक्त करे जो सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व का हो, और जर्मनी व हॉलैंड के दरबारों के लिए यह आवश्यक समझा जाता था। पर वहाँ पर ऐसे राजदूत भेजे जाएं जो बिना नशा चढ़े अधिक से अधिक शराब पी सके। और अब साधारण धारणा यह है कि कुशल बुद्धि और उत्तम चरित्र वाला मनुष्य संसार में किसी भी देश में राजदूत नियुक्त हो सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसी गुण बताए गए हैं जिसके आधार पर राजनयिक को सफल बनाया जा सके। जिसमें सबसे पहला जो गुण बताए गए हैं एक राजनयिक के, जिसमें उससे कहा गया है कि एक राजनयिक को सच्चाई होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि सच्चाई से तात्पर्य केवल गलत भाषण करना ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ ऐसे सुझाव न देना जिसके द्वारा केवल झूठ को समर्थन मिलता हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी राजनयिक अगर सच्चाई के माध्यम से क्या करता है, अपनी संबंधों को बेहतर करने की कोशिश करता है, तो उससे क्या होता है, विश्व के विभिन्न देशों में प्रभाव जाता है। प्रभाव जाने के कारण क्या है, विश्व के विभिन्न देशों के लोग बेहतर तरीके से संबंध बनाने का काम करता है। ये पहला गुण है। इससे क्या होता है, उसका जो प्रभाव बेहतर, जैसे कि आज वर्तमान समय में देखें तो अगर क्रिकेट के जगत में अगर देखें तो धोनी को क्या माना जाता है, एक ईमानदार या सच्चाई के ब्रांड के नाम से जाना जाता है। अब उसके संबंध में लक्षण ये होता है, ये संबंध में कार्य ये होता है, या उसके संबंध में देखें तो उसका प्रभाव वर्तमान समय में ये है कि आज उसके द्वारा अगर कोई भी विकेट के लिए अगर अपील किया जाता है क्रिकेट के मैदान में, तो किसी भी अंपायर द्वारा संदेह की नज़र से नहीं देखा जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी देश की जो अगर राजनयिक है, अगर क्या करता है, अगर ईमानदारी सच्चाई से क्या करता है,
वक्तव्य देता है, किसी के साथ संबंध स्थापित करता है सच्चाई से, तो उससे क्या होता है, जो अन्य देश है उससे प्रभावित होकर किसी भी प्रकार के आने वाले समय में शंकाग्रस्त नहीं होता है, जिससे बेहतर संबंध नियमन होता रहता है। दूसरी गुण ये होता है कि चरित्रवान और ईमानदार होना चाहिए। एक समय ऐसा था जब बेईमानी और धोखेबाजी से बेईमानी एवं धोखाबाजी को एक सफल राजनयिक के आवश्यक गुण माने जाते थे। कहने का मतलब ये कि पहले क्या माना जाता था, पहले ये माना जाता था किसी भी तरीके से, चाहे क्या बोलते हैं साम दाम दंड भेद, किसी भी माध्यम से अपने राज्य को हित पहुंचाना एक सफल राजनयिक का क्या माना जाता है, गुण माना जाता था। मगर आज वर्तमान समय में इसकी जो परिस्थिति वो बदल चुकी है। ये एक पुरानी बात हो चुकी है। अब एक अच्छे राजनयिक के लिए पहली आवश्यकता ये है कि वह व्यक्ति चरित्रवान हो और ईमानदार हो। इससे क्या होता है, उसे कभी भी झूठ बोलना नहीं आना चाहिए और उसे कभी भी एक झूठा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है, ईमानदारी और चरित्रवान होता है, तो उससे क्या होता है, विश्व के विभिन्न देशों के साथ एक बेहतर संदेश जाता है और बेहतर संदेश जाने के कारण विश्व के सभी देश उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है और उसके बातों को या उसके द्वारा कही गई बातों को ज़्यादा क्या होते हैं, लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इससे क्या होती है, धोखेबाजी की जो संभावना है वो कम बनी रहती है। उसके साथ साथ जो अगला गुण है एक राजनयिक में, वो स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता के संबंध में निकल्सन के अनुसार से उनका मानना है कि अच्छे राजनयिकों के लिए एक विशेष आवश्यकता है स्पष्टता। वह कहता है कि स्पष्टता दो प्रकार की होती है, एक भौतिक परिशुद्धता, दूसरी होती है नैतिक परिशुद्धता। एक अच्छे राजनयिक में दोनों प्रकार की परिशुद्धता का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि पणिकर ने व्यक्त किया है कि राजनयिक का अधिकतर कार्य लिखित रूप में होना चाहिए। राजनयिक का कर्तव्य है कि जब कभी भी वह विदेशी सरकार को कोई टिप्पणी भेजे तो ध्यानपूर्वक उसका प्रारूप तैयार करे। यदि वह विदेशी सरकार को निजी भेंट के रूप में कोई संदेश देना चाहता है तो उसे भेंट के तुरंत बाद ही वापस आने की अपनी भेंट का सारांश तैयार कर लेना चाहिए। उसका सारांश भी एक लिपि अपनी सरकार को भेज देना चाहिए। जब कोई राजनीतिक या विदेशी सरकार के किसी विशेष विषय पर सूचना भेजना चाहता है तो उसे अपने साथ उस सूचना का एक सारांश अपने पास रखना चाहिए। कभी कभी नवसिखिए राजनयिक मौखिक वार्तालाप को ही सब कुछ मान बैठते हैं, जिसमें संधि वार्ता और कभी कभी असुविधाएं का सामना करता पड़ता है। इससे इतिहास में ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें क्या होता है, जब लिखित कार्रवाई न होने पर अथवा अधूरे रूप में लिपिबद्ध होने पर शांति अधूरी रूप से रह जाती है। कहने का मतलब ये, कई बार विश्व के विभिन्न देशों के मध्य जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है वो अस्पष्ट सूचना का आदान प्रदान के कारण से होता है। इससे क्या होता है, दो देशों के मध्य क्या है, जो संबंध है वो खराब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए एक राजनीतिज्ञ को कि वो जो कहना चाहता है, जो सामने वाले देश को कहना चाहता है वो लिखित रूप में होना चाहिए, साफ रूप में होना चाहिए, ताकि दोनों देशों के मध्य जो संबंध आसानी से स्थापित किया जा सके। उसके बाद आता है अगला जो ग्रुप बताया गया है वो शांत बताया गया है। शांत कहने का मतलब ये कि किसी भी देश के राजनयिक को अत्यंत आवश्यक है कि उसमें सशांतता या शांति का गुण होना आवश्यक है। जब तक कोई भी व्यक्ति क्या होगा, शांत नहीं होगा और क्या होगा, उत्तेजित होकर किसी भी कार्य को करना प्रारंभ करेगा तो उससे क्या होगा, दो देशों के मध्य जो संबंध है, जिस तरीके से संबंध स्थापित करना चाहते हैं वो संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा, जो संबंध स्थापित करना चाहते हैं उसके जो निष्कर्ष है वो ज़्यादातर खराब निकलेगा। इसलिए हमेशा एक एक क्या है, जो राजनयिक को जो विश्व के विभिन्न देशों के साथ संधि समझौता या सम्मेलन करते हैं या उसके साथ मिलते जुलते हैं, उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, एक शांत होना चाहिए, शांतपन होने काम होना चाहिए। काम होने के कारण क्या होता है, अगर उसमें अगर घमंड बुराई ऐसे आदि आ जाते हैं तो विश्व के विभिन्न देशों के मध्य क्या है, फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो प्रारंभ हो जाता है। फिर इससे बहुत सारे जो झगड़े हैं, लड़ाई हैं, जैसे कि आप लोगों ने महाभारत में देखे होंगे। महाभारत में क्या है, क्या बोलते हैं, महाभारत में भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं, मगर दुर्योधन ने घमंड के कारण क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को गलत सलाह सुना देते हैं। अब गलत सलाह सुना देने के कारण क्या है, भगवान कृष्ण में भी कुछ शांति के माध्यम से वहाँ पर शांति दूत बनकर गए थे, मगर उसके कारण क्या है, फिर उसके मन में भी गुस्सा बढ़ जाता है, जिसके कारण से महाभारत की युद्ध लड़ा जाता है। तो कहने का मतलब ये कि हमेशा एक राजनयिक में क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। एक राजनयिक में शांति का भाव होना चाहिए, ताकि आने वाला समय में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना पनप सके और अपने उद्देश्यों को आसानी से पा सके। उसके बाद आते हैं जो अगला जो गुण है, उत्तेजित करना होना। उत्तेजित करना होना कहने का मतलब ये कि माना जाता है कि अगर किसी भी देश की, क्योंकि माना जाता है कि विश्व के विभिन्न देशों के साथ संधि या समझौते का संचालन करने का जो काम है, युद्ध संचालन करने का काम है, वो राजदूतों के माध्यम से किया जाता है। अगर विकट परिस्थिति में अगर कोई भी राजदूत अगर उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर किसी गलत प्रकार का अगर निर्णय ले लेता है, फिर उसके बाद क्या होता है, गलत प्रकार के निर्णय ले लेने से विश्व के विभिन्न देशों के मध्य विवाद की स्थिति पनप जाती है। और विवाद की स्थिति पनप जाने से संबंधित दोनों देशों के क्या है, संबंध खराब होने से क्या है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध खराब हो जाएंगे और ये संबंध खराब हो जाने के कारण युद्ध की स्थिति
पनप जाती है। इसीलिए टेरिस नामक एक प्रसिद्ध राजनयिक ने एक नवयुवक राजनयिक को सलाह दी। इसमें उन्होंने कहा था, आपको अपने कार्यों के बीच कभी भी उत्तेजित नहीं होने चाहिए। अगर उत्तेजित अगर हो जाते हैं तो आप दो देशों के मध्य क्या करें, दुश्मनी पैदा करने का कार्य करते हैं। इसके लिए हमेशा एक राजनयिक को ध्यान देना चाहिए, वो कभी भी किसी भी विदेशी सम्मेलन या किसी भी विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अगर किसी प्रकार का कार्य अगर कर रहे हैं तो कभी भी उसे उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अगर उत्तेजित हो जाते हैं तो उससे क्या हो सकते हैं, विश्व के भिन्न देशों के मध्य क्या संधि या समझौते में फर्क पड़ेगा, उससे एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद आता है धैर्य एवं सतत कार्यशीलता। कहने का मतलब ये है कि हमेशा हमेशा एक जो राजनयिक है उसमें क्या होना चाहिए, धैर्य एवं सतत कार्यशीलता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई कार्य अभी वर्तमान समय में भी कोई काम आपका जम नहीं रहा है, कोई बन नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उद्देश्य जो आप ग्रहण करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं वो उद्देश्य आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा एक ऐसा माहौल का निर्माण करना चाहिए जिससे आपके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। कहने का मतलब ये कि शांत रहने के लिए धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। वैसे अनेक उदाहरण इतिहास में देखने को मिलता है कि जब जब राजनयिकों ने धैर्य का परित्याग किया है तब तक उन्होंने विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए हमेशा जो एक राजनयिक है उसे धैर्य से काम लेना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या है, प्रगतिशील रहना चाहिए ताकि अपने उद्देश्य को पूरा किया जा सके। उसके साथ साथ अगर अगला गुण अगर देखें एक राजनयिक का, तो अवसरवादिता एक सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है राजनयिकों का। कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे राजनयिक को अवसर का पहचान होना चाहिए। डिस्मोनिक ने ठीक ही कहा है कि राजदूतों के पास लड़ने के लिए न तो पानी जहाज होती है और न ही क्या होते हैं उसके पास पैदल सेना होती है, न दुर्ग होता है, न ही तो उसके पास किसी प्रकार का क्या होता है, न उसके पास किसी प्रकार का हथियार होता है। अगर अगर उसके पास अगर कुछ होता है तो केवल शब्द और अवसर होते हैं। अवसर और शब्द कहने का मतलब ये है कि वो एक अच्छे अवसर पर किसी बड़े से बड़े क्या है दुश्मन को गिरा सकता है एक अच्छे से एक बेहतर शब्द के माध्यम से और बड़े से बड़े जो दुश्मन है उसको एक अवसर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए हमेशा एक राजनयिक में क्या होना, अवसरवादिता होना जरूरी है। जब अवसर मिले तो क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े दुश्मन को, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में देखें, कोरोना काल में अगर देखें तो वर्तमान समय में भारत उतनी बड़ी महाशक्ति नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। फिर भी वर्तमान समय में क्या है, भारत ने क्या किया है, अब जिस तरीके से कोरोना बीमारी को टैकल करने की कोशिश की है, जिसके आधार पर आज वर्तमान समय में क्या है, भारत की जो स्वास्थ्य मंत्री है उसको WHO का चेयरमैन बनाया गया है। इसका कारण यही है कि भारत ने अवसर को देखते हुए उन्होंने क्या किया, कोरोना को बेहतर तरीके से विश्व के विभिन्न देशों में अपने यहाँ उत्पादित होने वाली दवाइयों को विश्व के सभी देशों में क्या करने की कोशिश की है, भेजने की कोशिश की है, जिससे भारतीय जो सरकार है उसमें एक विश्व लीडरशिप की निर्माण होना प्रारंभ हुआ, विश्व नेतृत्व का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, जिसके कारण से विश्व के सभी देशों ने क्या किया, भारत को एक नेतृत्व के रूप में स्वीकार किया, स्वास्थ्य के विषय के रूप में। तो इसीलिए माना जाता है कि एक राजनयिक में अवसरवादिता का गुण भी होना चाहिए, क्योंकि एक राजनयिक के पास तो न तो हवाई जहाज होता है, न सेना होता है, न किसी प्रकार का नहीं होता है। सिर्फ ही उसके पास दो चीज़ें होती है, एक तो होता है शब्द और दूसरा होता है अवसर। जैसे कि कहा जाता है कि जो शब्द है वो बहुत छोटी सी बीमारी को, बहुत छोटी सी विवाद को एक युद्ध के रूप में बदल सकता है और बहुत बड़े युद्ध को एक क्या करता है, एक सामान्य से वस्तु बना सकता है। उसी प्रकार से जो अवसरवादिता है, बड़े से बड़े देश को क्या कर सकता है, एक छोटे देश क्या कर सकता है, अवसर में या समय में क्या कर सकता है, एक छोटा सा देश बड़ा हो सकता है और बड़े देश को भी क्या कर सकता है, गिरा सकता है। इसीलिए क्या होना जरूरी है, जो राजनयिक है उसमें अवसरवादिता होना जरूरी है। और एक अच्छे अवसरवादिता जो समय पर ही क्या कर सकता है, मौके का फायदा उठा लेता है, उसी को एक सफल राजनयिक के रूप में माना जाता है। उसके बाद अगर गुण देखें एक राजनयिक का, तो नम्रता माना जाता है। नम्रता कहने का मतलब ये कि हमेशा माना जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति में अगर नम्रता है, सीलवान है, कूल है, ठंडा है उसका दिमाग, और हर हमेशा क्या करता है, सही तरीके से काम करता है। ये नहीं माना चाहिए कि राजनयिक को सीलवानम विनम्र होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। अहंकार सबसे बड़ी चारित्रिक दुर्बलता माना जाता है, जिसके न होने पर राजनयिक को हम अनेक भयंकर भूले करने से बचा जा सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति अहंकारी या गुस्से वाला व्यक्ति है तो हमेशा क्या कर सकता है, वो हमेशा समस्या में फंस सकता है। मगर जिस व्यक्ति के पास क्या है, नम्रता है, सहनशीलता है और ईमानदारी या सच्चाई है, वो व्यक्ति हमेशा क्या करते हैं, अपने लिए एक बेहतर माहौल का निर्माण करता है और बेहतर माहौल निर्माण करने के साथ साथ क्या करता है, वो क्या करते हैं, जिन समस्या से वो घिरा हुआ है उससे बचने निकलने का उपाय ढूंढ लेता है। कहने का मतलब ये है, अगर क्या है वो, अगर आप क्या है नदी में फंसे हुए हैं,
नदी में फंसे हुए हैं और नदी में अचानक बाढ़ आ जाता है, तो उससे क्या होगा, जो एक व्यक्ति है जो इसमें अहंकार है, घमंड है, जो अपने ताकत पे जो घमंड करता है, वो व्यक्ति क्या करेगा, पानी की उल्टी दिशा में या पानी से जल्दी बच निकलने के क्या करेगा, वो जो आपके पास में तट रहेगा उसकी ओर भागने की कोशिश करेगा। उससे क्या हो सकता है, घमंड के कारण क्या है, वो व्यक्ति वो ज़्यादा तेज बहाव में क्या कर सकता है, तेज बहाव के आधार पर कह सकते हैं, ज़्यादा तेज बहाव के कारण वो गलत दिशा में चला जाएगा। मगर एक ईमानदार, एक जो जिसमें नम्रता है, जो जिसके दिमाग में कुल है, जो सामान्य सी बातें हैं सोचता है, वो क्या करेगा, हमेशा ऐसी चीज़ों को ध्यान देगा कि मैं किस तरीके से यहाँ से बचकर निकल सकते, तो हमेशा उन चीज़ों की ओर ध्यान देगा, नम्रता से, प्रेम से, जहाँ से बेहतर तरीके से नदी से निकला जा सकता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, नम्रता से क्या करना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए, ताकि इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। और उसके साथ साथ जिन व्यक्तियों में नम्रता होती है, जिन व्यक्तियों में नम्रता होती है और सरल स्वभाव होता है, वो ज़्यादा व्यक्तियों तक इंटरेक्ट हो पाता है या उनसे संपर्क में रह पाता है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, व्यक्ति को नम्रता धारण करना चाहिए, नरम रहना चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, सामाजिक समारोह का आयोजन करना चाहिए। माना जाता है कि अच्छे जो राजनयिक गुण पे अगर देखें तो हमेशा क्या करते रहना चाहिए, एक राजनयिक को क्या करते रहना चाहिए, सामाजिक समारोह समारोह का आयोजन करना चाहिए, ताकि जो विश्व के विभिन्न देशों के जो राजनयिक है उसके अच्छे गुण, उसका अनुभव, उन सभी चीज़ों को जानकारी ले सके और किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से समझते हैं, या किस तरीके से अपनी क्या करते हैं, अपनी रणनीति तैयार करते हैं। उन सभी चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या करते रहना चाहिए, एक राजनयिक को सामाजिक समारोह का आयोजन करते रहना चाहिए, ताकि विश्व के विभिन्न देशों की जो जो राजनयिक है उसके साथ बेहतर तरीके से क्या कर सके, सामंजस्य बैठाया जा सके, और उसके जो रणनीति या विभिन्न उसके जो विदेशी संबंध के बारे में जो सोच है उसको आसानी से ग्रहण किया जा सके। इसलिए क्या किया जाना चाहिए, हमेशा एक राजनयिक को सामाजिक समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं, उसके बाद अगला अगर गुण देखें तो स्वामी भक्ति, राजनयिक के एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, वफादारी और स्वामी भक्ति माना जाता है। व्यवसायी राजनयिक के सामने या स्वामी भक्ति की समस्या विभिन्न रूप में आती है। साधारण रूप में अगर देखें तो अपनी सरकार एवं विदेशी विभाग के प्रति स्वामी भक्ति रखनी चाहिए। अगर साथ ही उसे क्या करना चाहिए, सहयोगी का विश्वास अर्जित करना चाहिए, और इन सब के अतिरिक्त उसे अपने परिग्रह राज्य के विश्वास और सम्मान का पात्र बनना भी आवश्यक होता है, क्योंकि बिना इसके अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और यह सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है। ऐसा विश्वास पात्र वह तभी बन सकते हैं जब उसकी नैतिकता, परिग्रह राज्य को पूरा भरोसा हो। यदि इसमें से किसी का विश्वास खो देता है तो उसे सिर्फ उसे या उसके व्यवसाय को ही धक्का नहीं पहुंचेगा, बल्कि उसकी सरकार को भी काफ़ी ठेस पहुंचेगी। इसलिए हमेशा एक राजनयिक को क्या होना चाहिए, स्वामी भक्ति होनी चाहिए। स्वामी भक्ति का मतलब होता है अपनी देश के प्रति आस्था होनी चाहिए, तभी वो अपने राज्य के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आते हैं, एक कुशल वक्ता लेखन कला में प्रवीण होना जरूरी है। कहने के साथ साथ ये है कि एक राजनयिक में स्वामी भक्ति के साथ साथ क्या होना जरूरी है, कुशल वक्ता एवं लेखन कला में प्रवीण होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि क्योंकि राजनयिकों को विदेशों में जाकर अपनी नीति का प्रचार करना होता है तथा जनमत अपने पक्ष में करना होता है, इसलिए उसे भाषण देने के कार्य में कुशल होने के साथ साथ उसे क्या है, लेखन कला में भी कुशल होना चाहिए, ताकि विश्व के विभिन्न देशों को या विश्व के विभिन्न देशों को, राजनयिक को, जनता को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सके। उसके साथ साथ सामयिक परिस्थिति को ध्यान में रखना तथा उसके अनुसार से अपने को परिवर्तन करना भी आना चाहिए। कलियरेन के अनुसार से कहा है कि राजनयिक को चाहे कि अपने को उस परिस्थिति में रखकर विचार करें जिस परिस्थिति में दूसरे देश का शासक है। कहने का मतलब है कि उसमें दूसरे के व्यक्तित्व को अपनाने की क्षमता होनी चाहिए। अपने को दूसरे की भावनाओं एवं सुझावों के संदर्भ में रखकर यह भी सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में अगर मैं होता तो क्या होता। तो परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तित न होने के कारण कल्पना शक्ति में कमी आ जाती है, और कल्पना शक्ति के ह्रास से राजनयिकों अपने में मग्न होकर दूसरे मनोभावों को अभिभज्ञ हो जाते हैं। परिस्थिति के अनुसार से यदि वह अपने आप को परिवर्तन नहीं लाता तो एक सफल राजनयिक नहीं बन सकता। इसलिए हमेशा एक सफल राजनयिक को क्या होना चाहिए, समय के अनुसार से अपने आप में परिवर्तन लाने की क्षमता होना जरूरी है। अगर इस गुण के आधार पर अगर प्रकाश डालें तो दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अपने मूलभूत तत्वों को समझ लेना चाहिए और उनकी प्राप्ति के लिए अविचलित रूप से काम करना चाहिए। परंतु परिस्थिति, सामान्यता, वातावरण, प्रमुख व्यक्तियों एवं आंतरिक घटनाओं को प्रगति आदि के अनुसार के उनकी प्राप्ति के साधन बदलते रहना चाहिए। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है
कि एक राजनयिक को अपने वक्तव्य भाषण देते समय सावधान रखना चाहिए, उसके सदैव सदैव उचित और उपयुक्त भाषा ही बोलनी चाहिए और उसे सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उसका प्रत्येक शब्द संसार के विदेशी मंत्रालयों में बड़े ध्यानपूर्वक नोट किया जाता है। इसलिए हमेशा एक राजनयिक को क्या किया जाना चाहिए, ध्यानपूर्वक अपनी बातों को बोलना चाहिए। ये तो होगा उसकी गुण। मगर एक राजनयिक की विशेषता क्या होती है? तो सरदार पन्नीकर ने अपनी पुस्तक राजनयिक के सिद्धांत तथा व्यवहार में कुछ ऐसी सलाहें दी हैं व्यवहारिक तौर पर व्यवहारिकता की दृष्टि को रखते हुए, जो व्यवहारिक दृष्टि से उचित एवं लाभदायक हो सकती, किंतु नैतिक एवं कसौटी पर भी कसी जाने के लिए वो खरी नहीं उतर सकती है। कुछ चीज़ें बताई गई है जिसके आधार पर हम एक क्या माना जा सकता है, राजनयिक को एक बेहतर मान सकते हैं। सबसे पहले उसका मानना है कि सदैव अपने को आहत पक्ष के रूप में प्रकट करना, अर्थात ऐसे प्रस्तुत करना मानो क्षति आपकी हुई है, भले ही वास्तव में क्षति दूसरे पक्ष हुई। ये राजनयिक का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, उसे यंत्र माना जाता है या हथियार माना जाता है। इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा देशों की या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या सहानुभूति आपकी ओर होती है। दूसरी उनका मानना है कि अपने स्वार्थ को सर्वसाधारण हितों के रूप में देकर जनता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। कहने का मतलब ये, अपने स्वार्थ को सर्वसाधारण सभी के लिए हित के रूप में ऐसा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उसके साथ साथ शत्रु को कुख्यात करने के लिए उस पर उन्हीं के दुर्गुणों का आरोप करना जो स्वयं अपने में हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगे, आपको क्या करना है, अपने दुश्मनों को अगर पराजित करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आप में जो दुर्गुण है उन दुर्गुणों को क्या करना चाहिए, उन देशों पर मणित कर देना चाहिए ताकि उसे घेरा जा सके। उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रसिद्ध मैकियावेली की भी यही सलाह अनुकरणीय रही है। जब किसी की भलाई करनी हो तो उसी थोड़ी मात्रा में क्या करें, थोड़ी मात्रा में करें, और अहित करना हो तो सब एक साथ कर डालना चाहिए। राजनयिक सेवा में प्रविष्ट होने वाले को अर्ल ऑफ मामबरी का सर्वप्रथम और सर्वोत्तम अभिभूत सलाह यह थी कि राजनयिकों को केवल सुनना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। बोले भी तो अधिक से अधिक नहीं, उतना कि जितने को दूसरे के बोलने की प्रोत्साहन मिले। इससे दूसरों को बहुत सी बातों का पता लग जाता है, और जब अपने मन की बात दूसरों को मालूम नहीं हो पाती तो पढ़कर ने क्या है, राजनीतिक की कुछ विशेषता बताई। कहने का मतलब ये है, उनका मानना है कि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना प्रारंभ करेंगे तो आपके जो मन में है, आपके जो उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप ज़्यादा बता सकते हैं। मगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे तो दूसरे के मन में क्या चीज़ें चल रही है, वो क्या करना चाहता है, क्या उद्देश्य रखते हैं, तो आप जान सकते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, एक राजनयिक को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनना चाहिए। उसके बाद आते हैं जो पणिकर जी है, उन्होंने राजनय के संबंध में कुछ विशेषता बताने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले उसकी विशेषता ये है कि अपने देश का प्रतिनिधित्व होने के नाते राजनीति को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे देश का नाम खराब हो। उसके साथ साथ राजनयिक को कोरी कल्पनाओं से गुमराह नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने विवेक एवं अपनी निराधार धारणाओं से कलुषित नहीं होना देना चाहिए। उसके साथ उनका मानना है कि सफलता के संयम हर अच्छे राजनयिक को ध्येय मानना चाहिए। उनका मानना है कि हमेशा एक राजनयिक को ध्यान देना चाहिए कि एक ऐसी धारणा का निर्माण करना चाहिए जिसके आधार पर राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाया जा सके। कहने का मतलब यही है कि पणिकर का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, यदि आप अपने शत्रु को व्यवहार से अनुचित ठहराना चाहते हैं तो उसकी दोष उसी पे आरोप लगाना चाहिए जिससे आप स्वयं अपने आप अंदर अनुभव करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए एक राजनयिक को बेहतर तरीके से राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ चीज़ों ऐसे ध्यान देना चाहिए जिसके आधार पर राज्य की व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके या विश्व के विभिन्न देशों के साथ क्या किया जा सके, संबंध बनाया जा सके। ये हो गई राजनयिक के गुण। अब अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, राजनयिक के कार्यप्रणाली, किस तरीके से वो कार्य करते हैं।